क्योंकि आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो परोसा जा रहा है उससे बचाने के लिए अपने बच्चों को फोन कम से कम दें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील, अपने बच्चों को फोन कम से कम दें, क्योंकि आपके बच्चे फोन में अच्छी चीजें बहुत कम देखेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें अपने दुश्मनों की पहचान ही नहीं है। आज हम अपने दुश्मनों की जय जयकार करने पे लगे हुए हैं। आज हम अपने दुश्मनों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। तो हम कैसे शिक्षित हुए? मैं आपको बता दूं, अगर उन पार्टियों में आपकी कीमत है ना, तो सिर्फ आपकी वैल्यू और आपकी कीमत इतनी है, जिस तरह से कुत्ते को हड्डी फेंक दी जाती है, जब तक वो हड्डी रहती है वो दुम हिलाता है, और जो वो हड्डी खत्म हो जाती है वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। तो आप उसके जब एक महिला अपने घर को संभालती है तो वो पूरी व्यवस्था को देखती है कि 10 रुपए मुझे कहाँ खर्च करने हैं, 20 रुपए मुझे कहाँ खर्च करने हैं। अपने समाज में पहली बेटी थी मैं अदिति कॉलेज में रेगुलर जाने वाली, तो ये कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष रहा, और जो पढ़ाई के प्रति इच्छा थी वो परिवार वालों से जताई। मेरी भी माँ ने कहा कि 10th पास हो गई है, अरे सिलाई कढ़ाई सिखा देते, क्या करेगी आगे जाकर। आज के इस कार्यक्रम के आयोजककर्ताओं को मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, और खासकर इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मेरी मातृशक्ति आप सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में पुरुषों की संख्या तो हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। खासकर एक ग्रामीण इलाका है, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं नांगल ठाकरान की बेटी हूँ। शायद नहीं पता होगा, मेरी स्कूली शिक्षा नांगल ठाकरान के नगर निगम प्राथमिक विद्यालय से हुई है। मेरी जो 12th की एजुकेशन है उपदेश कौर दरियापुर सर्वोदय विद्यालय से हुई है। मैंने अदिति कॉलेज से ही 2 बार, एक बार मैंने BA ग्रेजुएशन जो किया वो वोकेशनल साइड से किया, और जब दोबारा किया शादी के बाद तो मैंने मास कम्युनिकेशन से किया। तो मैं आपके ही बीच से हूँ, आपके बीच से ही निकली हूँ। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं हम कितने ही पढ़े लिख जाएं, खासकर मैं अपनी मातृशक्ति की बात करूंगी, क्योंकि मैं आप सबकी बेटी हूँ, इस परिवेश में पली हूँ। आज मैं बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ, बड़े मंचों पर जाकर अपनी बात रखती हूँ, समाज को जगाने के लिए बात करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली के ही इलाके में बात करती हूँ, भारत के प्रत्येक कोने में मैं जाने का काम करती हूँ और समाज की बहन बेटियों को जगाने का काम करती हूँ। अगर आज आप अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगी तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके परिवार की जो बेटियां निकलेंगी वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जैसी मुख्यमंत्री बनने का भी काम करेंगी, राष्ट्रपति बनने का भी काम करेंगी। लेकिन जरूरत है आप सबको अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालने की। लेकिन आज हम देखते क्या है कि बेटी मात्र 18-19 साल की हो गई तो माँ बाप को एक चिंता लग जाती है कि बेटी का विवाह करना है। उसकी शिक्षा के लिए हम पैसा इकट्ठा नहीं करते, उसके विवाह के लिए हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन वही पैसा अगर हम जो उसकी शिक्षा के लिए इकट्ठा ना कर उसके विवाह के लिए इकट्ठा करते हैं, वो पैसा अपने घर की बहन बेटियों पर आप पढ़ाई के लिए लगाएंगे ना, तो ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपके परिवार की जो बेटियां हैं, जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगी, वो अपना विवाह उन कमाए हुए पैसों से कर लेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि रूढ़िवादी परंपराएं की बेटी हो गई है, गांव की है। खासकर हम कॉलेज में जाने तक के लिए बहुत बड़ा संकोच करते हैं कि घर की बेटी बाहर निकल कर जाएगी तो लोगों की नजरें रहेंगी, पता नहीं कब बेटी के साथ में कोई घटना घट जाए। मैं अपना उदाहरण देती हूँ, 2001 की बात है जब मैंने अदिति में जो बवाना कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया, और अपने समाज में पहली बेटी थी मैं अदिति कॉलेज में रेगुलर जाने वाली। तो ये कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष रहा, और जो पढ़ाई के प्रति इच्छा थी वो परिवार वालों से जताई। मेरी भी माँ ने कहा कि 10th पास हो गई है, अरे सिलाई कढ़ाई सिखा देते, क्या करेगी आगे जाकर, घर का चूल्हा चौका ही करना है, ये सोच थी। मेरे पिताजी ने भी कहा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने भाई का, उन्होंने मुझे सहयोग किया और मुझे कहा कि आप पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो और आगे बढ़ो। और आज उन्हीं भाइयों की देन है कि मैं आज आपके बीच में इतने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख रही हूँ।
और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम जब अपने घर की बहन बेटियों के लिए वर ढूंढते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं कि अच्छी नौकरी पर आसीन हो, अच्छे पैसे वाला हो, अच्छी धन संपदा हो, लेकिन हम कभी भी यह प्रयास नहीं करते कि वो लड़का गुणकारी हो, अच्छा हो, शीलों का आचरण करने वाला हो, या परिवार में सुसज्जित तरीके से रहने वाला हो। और इसी कड़ी में मैं फिर से अपना उदाहरण दूंगी। मेरे घर वालों ने जब मेरे लिए लड़का ढूंढा तो वो कोई नौकरी वाला नहीं ढूंढा कि बड़े ऊंचे पद पर होगा या सरकारी नौकरी करता होगा या बड़ा बिजनेस करता होगा। उन्होंने देखा कि परिवार में लड़का है, पिता नहीं है, सबसे बड़ा है, वो पूरे परिवार को चलाता है। उन्होंने गुण देखे, ना कि उसके वो गुण देखे कि वो सरकारी नौकरी पर है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है। और ये सच्चाई आज मेरे बीच में बैठे हैं, वो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े लोगों के केस लड़ते हैं और मिसाइल मूवमेंट में तन्मयता से काम करते हैं। तो ये सिर्फ हमारी सोच होनी चाहिए कि कब हम अपनी दिशा को मोड़ ले। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़कर अपने परिवार का और हर किसी का नाम रोशन कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इस कड़ी में काम भी कर रहे हैं और मैं साधुवाद देना चाहती हूँ उन भाइयों को भी जो कहीं ना कहीं अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़कर अपने घर की बहन बेटियों को चूल्हा चौका ना थोपकर बल्कि अच्छे अच्छे पदों के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं भी उन बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि जब आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आप पर पूरा विश्वास जताते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उनके विश्वास को किस तरह से आपको कायम करना है। क्योंकि अक्सर आज जिस तरह से भौतिकवाद की चकाचौंध चल रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहूँ या मैं टेलीविजन पर कहूँ जो हमें परोसा जा रहा है, हम अच्छे से अच्छे फैंसी कपड़े पहनने का कंपटीशन फील करते हैं और हम देखते हैं कि आज हम ऐसी वेशभूषा को भी पहनते हैं कि दूसरा भी अगर देखे उसको शर्म आ जाए। लेकिन हमें सोचना होगा, हमें सही और सभ्य तरीके के कपड़े पहनने होंगे। जब आपके माँ बाप आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आपको कभी भी उस आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। अपने परिवार के मान सम्मान के साथ साथ में आपको अपने समाज का भी सम्मान बरकरार रखना है। अगर आप इस तरह की पहल करोगे तो कोई भी माता पिता या बड़ा भाई आपको अच्छी एजुकेशन लेने से बिल्कुल नहीं रोकेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैंने कहा, मैं आप सबके बीच में हूँ। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, इसी मिट्टी में पली हूँ, इसी मिट्टी में खेली हूँ और सरकारी स्कूल से पढ़कर गई हूँ। ये नहीं कि मैंने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेनिंग ली है या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैं भी आपके ही बवाना, नांगल ठाकरान, दरियापुर या बवाना के एक कॉलेज से पढ़कर आपके बीच में से निकली हूँ। और आपके बीच में से निकलकर जिस तरह से ससुराल में पूरा का पूरा बुद्धिज्म से भरा भूरा परिवार था, मैंने समझा उनको, उन्होंने मुझे समझाया कि जिस तरह से आज हम संस्कृतियों को ढो रहे हैं, आखिर हम कौन सी संस्कृतियों को ढो रहे हैं, इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। आप जाने अनजाने में उन 30 त्योहारों को मनाने का काम करती हैं जो हमारे कभी थे ही नहीं और ना ही हमारे हैं। लेकिन हम इन चीजों को सोचते ही नहीं है कि आखिर हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। साल में कम से कम 10-12 त्योहार आते हैं, आप खूब मतलब हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन जब वही हमारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन की बारी आती है, प्राइवेट स्कूल में भेजने की बारी आती है, तो मात्र हम इसलिए उसको सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं कि हमें महीने की 4-5 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेशन कीजिए, जिस तरह से आप 10-12 त्योहार पर अगर मैं एक त्योहार की बात करूं तो 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये आप आराम से खर्च करती होंगी। वही पैसा अगर आप जोड़कर अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे से अच्छे MBBS डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे। लेकिन वो पैसा आप कर्म कांडों या पूजा पाठ में ना लगाकर अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाने का काम कीजिए। ये आपका दायित्व है, क्योंकि जब एक महिला अपने घर को संभालती है तो वो पूरी व्यवस्था को देखती है कि 10 रुपए मुझे कहाँ खर्च करने हैं, 20 रुपए मुझे कहाँ खर्च करने हैं, 50 रुपए मुझे कहाँ खर्च करने हैं। तो ये जरूरत है आप उन पैसों को बचाकर बच्चों की अच्छी शिक्षा पर लगाएं। आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आने वाले समय में आपके ही कष्ट दूर होंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को हमने
छोड़ दिया कि सरकारी स्कूल में चला गया, प्राइवेट स्कूल में चला गया। हम पीडीएम में भी गए या नहीं गए, हमने छोड़ दिया। लेकिन आप निरीक्षण लगातार करते रहिए, अपने बच्चों के बैग भी चेक करते रहिए, अपने बच्चों को जो होमवर्क कराया उसको भी चेक कीजिए, क्या आपका बच्चा जो स्कूल से पढ़कर आया है उसने उतना काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है, पेरेंट्स की भी शिकायत आती है, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के रजिस्टर चेक करते हैं तो साल भर निकल जाता है। मैं सरकारी स्कूलों का बता रही हूँ, साल भर निकल जाता है। मैं खुद जीता जागता उदाहरणों में, बहुत सारे बच्चे मेरे पास में पढ़ते थे, निःशुल्क पढ़ाती थी मैं उनको। तो मैंने देखा कि सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ने वाले पूरे एक साल में, मैथ में कहूँ या इंग्लिश में कहूँ या साइंस में कहूँ, मुश्किल से 20 पेज एक रजिस्टर में भरे होते थे, मुश्किल से बता रही हूँ। और उसका कारण क्या था? हम खुद लोग हैं, जो माता पिता हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हम कभी चेक नहीं करते उनकी कॉपी खोलकर कि बच्चों ने कितना काम किया है या कितना नहीं किया है। स्कूल गए, स्कूल से आए, बैग पटका, छोड़ दिया। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो परोसा जा रहा है उससे बचाने के लिए अपने बच्चों को फोन कम से कम दें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील, अपने बच्चों को फोन कम से कम दें, क्योंकि आपके बच्चे फोन में अच्छी चीजें बहुत कम देखेंगे, बल्कि उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, जिससे कि बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो इसलिए आप नियंत्रण कीजिए, लगाम लगाइए। और मैं अपनी मातृशक्ति से यही कहूंगी कि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप अपने महान पुरुषों के संघर्ष को, बलिदान को पढ़ लेंगी, आपके साथ साथ में आपके समाज का, आपका परिवार का भी उद्धार होगा। और मैं एक छोटी सी घटना यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि उस घटना का जिक्र मैं ना करूं तो कहीं ना कहीं मेरे विचारों के साथ या मेरे साथ या आपके साथ में बेईमानी होगी। मैं परम पूज्य बाबा साहब की एक घटना से जरूर रूबरू कराती हूँ। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, बाबा साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासन बनने तक। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ना ही आज हम शासक बन रहे हैं, आज ना तो हम प्रशासनिक रूप से मजबूत हैं और ना ही हम साथ जिस तरह से मैंने सत्ता की बात की वहां मजबूत है। बाबा साहब के दो सपने रहे, आप सभी जानते होंगे पढ़े लिखे लोग। बाबा साहब साथियों दो सपनों को लेकर बहुत ज्यादा बात करते थे, खासकर उनके सपने नहीं एक सच्चाई थी। वो चाहते थे कि मेरा बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर काबिज हो और ये पूरा का पूरा भारत बोध में हो। लेकिन विडंबना है कि 1956 में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, आज उस दिशा में ना तो हम बौद्ध बन पाए और जिस तरह से राजनीतिक सत्ता के गलियारों में हमें ले जाने का काम संविधान के माध्यम से किया, ना ही हम राजनीतिक सत्ता के गलियारों में ले जा पाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम छोटे टुकड़ों में बंटकर, छोटे छोटे संगठनों में बंटकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक लालसा को शांत करने के लिए दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर उन पार्टियों में आपकी कीमत है ना,
तो सिर्फ आपकी वैल्यू और आपकी कीमत इतनी है कि जिस तरह से कुत्ते को हड्डी फेंक दी जाती है, जब तक वो हड्डी रहती है वो दुम हिलाता है, और जो वो हड्डी खत्म हो जाती है वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको स्वाभिमान सम्मान से किस तरह से जीना है, क्योंकि जो आपके महान पुरुष है, चाहे उसमें बाबा साहब की बात करूं, ज्योतिबा फूले की बात करूं, या कबीर जी की बात करूं, या पेरियार जी की बात करूं, या बहुजन समाज में जितने भी संत महान पुरुष हैं उनकी बात करूं, साथियों सबसे पहले उन्होंने आपको स्वाभिमान से जीना सिखाया। और बाबा साहब ने तो 3 मूल मंत्र ही आपको दे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज हम कैसे शिक्षित बने हैं? आज सिर्फ हम अपने तक सीमित होकर, अपने तक शिक्षा लेकर, आज हम पढ़ गए, अच्छी डिग्रियां ले ली, अच्छी नौकरियां ले ली, लेकिन जब हम संपन्न हो जाते हैं तो कभी भी हम ये नहीं सोचते एक बार कि हमारे पड़ोस में रहने वाला गरीब, हमारे ही समाज का बच्चा, वो भूखा है, प्यासा है, उसके टाइम पे फीस गई है या नहीं गई है। हम ये कभी सोचने का काम नहीं करते। तो बताइए ऐसी शिक्षा का क्या काम? बाबा साहब ने ऐसी शिक्षा के लिए कहा, बाबा साहब ने कहा कि खुद शिक्षित होइए और दूसरों को भी शिक्षित कीजिए। सही मायने में ये शिक्षा है। मेरे परिवार के साथ साथ में मेरे पड़ोस का भी बच्चा अगर पेट भर के खाना खा रहा है तो ये मेरी शिक्षा है, ना कि मेरे बच्चे तो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाला बच्चा गरीबी में जिए। तो ऐसी शिक्षा को मैं बेकार मानता हूँ। और बाबा साहब ने इस कड़ी में साथियों एक बात और कही थी कि मैं शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें अपने दुश्मनों की पहचान ही नहीं है। आज हम अपने दुश्मनों की जय जयकार करने पे लगे हुए हैं। आज हम अपने दुश्मनों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। तो हम कैसे शिक्षित हुए? शिक्षित होने का मतलब है उसके साथ में जागरूक भी होना। और दूसरे जिस तरह से बात करी, शिक्षित बनो, संगठित रहो। हम संगठित कैसे हैं? अभी मैंने उदाहरण दिया कि 10 लोग यहाँ खड़े हैं, 10 यहाँ खड़े हैं, 20 यहाँ खड़े हैं, 20 वहां खड़े हैं, तो क्या ये संगठन है? कोई भी आएगा आपको पीठ चीत कर भाग कर चला जाएगा। लेकिन जब वही लोग सारे एक समूह में खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपकी तरफ आंख उठाकर देखे। तो आज जरूरत है साथियों हमें संगठित होने की भी। और जिस तरह से मैंने संघर्ष की बात की, संघर्ष कैसा कर रहे हैं? अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष का अगर मैं सही रूप से चरितार्थ या उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करूं, जिस तरह से मैंने कहा, संघर्ष हमें अपने साथ साथ में अपने समाज के बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम करना है, सही दिशा देने का काम करना है। तो यही सही रूप में संघर्ष होगा। वरना आप लगातार जय भीम करते रहिए, जय भीम नमो बुद्धाय करते रहिए, कितने ही नारे लगाते रहिए, कितने ही कार्यक्रम करते रहिए, जब तक आप संगठित होकर, शिक्षित होकर एक समूह में एक साथ एक विचारधारा के साथ जुड़ने का काम नहीं करेंगे तो साथियों ऐसे कार्यक्रमों का कोई भी औचित्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।